नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी 8 साल की थी। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। नंदिनी के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नंदिनी की माँ को नंदिनी की फिक्र थी। उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगी। एक दिन नंदिनी की माँ ने उसके पिता को बुलाया और कहा, सुनो जी, मुझे पता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने का समय नजदीक है। बस मुझे नंदिनी की चिंता है। वो मेरे बिना कैसे रहेगी। आप मेरे मरने के बाद उसे संभाल लेना। नंदिनी को आप मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। आप मुझे वचन दो, आप उसका ध्यान रखोगे ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो जानकी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और नंदिनी का तुम ही ख्याल रखती आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। कुछ दिनों बाद जानकी का स्वर्गवास हो जाता है। नंदिनी और उसके पिता अकेले रह जाते हैं। नंदिनी अक्सर अपने पिता से पूछती है, पिताजी माँ कहाँ चली गई? माँ की बहुत याद आती है पिताजी। मुझे माँ के हाथ से ही खाना खाना है। नंदिनी मेरी बिटिया, तुम्हारी माँ आसमान का तारा बन गई है। किसी तरह गणेश नंदिनी को खाना खिलाकर सुला देता है, पर गणेश बहुत चिंता में पड़ जाता है कि नंदिनी एक माँ के प्यार के बिना कैसे पलेगी, बड़ी होगी। उसे यही महसूस होता है कि नंदिनी को एक माँ के प्यार की जरूरत है। अगले दिन गणेश की मौसी गांव से आती है। वो गणेश को नंदिनी की खातिर फिर से घर बसाने को कहती हैं, ताकि नंदिनी को एक माँ का प्यार मिल सके। मौसी और रिश्तेदारों के बार बार जोर देने पर गणेश नंदिनी की खातिर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद गणेश की शादी माला नाम की लड़की से हो जाती है। गणेश नंदिनी को बताता है कि माला उसकी नई माँ है। नंदिनी माला को नई माँ के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। माला स्वभाव से बहुत ही चालाक और तेज तर्रार थी। गणेश के सामने तो वो नंदिनी से बहुत प्यार से बात करती थी, मगर जब गणेश काम पर जाता तो माला पीछे से नंदिनी पर बहुत अत्याचार करती थी। नंदिनी माला के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, पर माला के डर से वो अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती थी। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती थी। अब माला की अपनी भी एक बेटी पैदा हो गई थी, जिसका नाम पूर्वी था। माला ने नंदिनी पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था। धीरे धीरे नंदिनी और पूर्वी बड़ी हो गई। नंदिनी बहुत ही सुंदर और समझदार हो गई थी, जबकि पूर्वी बहुत ही लापरवाह और बिगड़ी हुई थी। हर वक्त पार्टियों में घूमना, शॉपिंग करना, यही उसका काम था। पूर्वी भी अपनी माँ माला की तरह ही नंदिनी को तंग किया करती थी। सारा दिन अपना काम करवाना, नंदिनी पर अत्याचार करना, यही सब बचपन से अपनी माँ माला से उसने सीखा था। नंदिनी के प्रति दोनों के इस व्यवहार को देखकर नंदिनी का पिता गणेश बहुत दुखी होता था और यही सोचता था कि काश वो दूसरी शादी ना करता तो नंदिनी को सौतेली माँ का अत्याचार ना सहना पड़ता। एक दिन पूर्वी अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी अलमारी में ये कुछ फटे पुराने कपड़े रखे हैं, बेकार की जगह घेर रहे हैं, इन्हें नंदिनी को दे दो। वैसे भी कल मैं मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ, तो नए कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। पूर्वी, तुम नंदिनी को अपने फटे पुराने कपड़े दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो मेरी बेटी अपने कपड़े दे रही है, ऊपर से तुम मेरी बेटी को ही सुना रहे हो। चल पूर्वी अपने कमरे में, ये दोनों बाप बेटी तो तुझे नजर लगा देंगे। नंदिनी रोने लगती है। गणेश नंदिनी को चुप होने को कहता है। एक दिन पूर्वी को एक फोन आता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। वो अपनी माँ माला से कहती है, माँ, अभी अभी मेरी सहेली सुषमा का फोन आया है। हमारे शहर में एक बड़ी कंपनी अपनी मैगजीन के कवर पेज के लिए बेस्ट मॉडल चुनने के लिए ऑडिशन लेने वाली है। इसके लिए एक स्टेज शो होगा। जो भी मॉडल ड्रेस में सबसे अच्छी दिखेगी वही ये स्टेज शो जीतेगी। माँ, मैं ही वो कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। मेरी जगह और किसी भी मॉडल की फोटोज मैगजीन के कवर पेज पर नहीं छपेगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम देखना, हम ऐसी ड्रेस डिजाइन करवाएंगे कि सारे जज बस तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। माँ, सुषमा ये भी कह रही थी कि इस शो में शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर किशोरी लाल जी का इकलौता बेटा पंकज भी आने वाला है और सुना है फाइनल नतीजा उसी के कहने पर निकलेगा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक बार किशोरी लाल के बेटे को तुम अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दो और वो तुमसे शादी करने के लिए पागल हो जाए तो कसम से हमारी तो जिंदगी ही बदल जाए। बस अब देर मत कर, जल्दी से तैयारी में लग जा इस कंपटीशन की। नंदिनी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है और फिर अपनी ओर देखती है। फटे पुराने कपड़े, धूल से सने बाल। वो अपनी ओर देखकर चुप हो जाती है। गणेश नंदिनी को उदास होता देख उसके पास जाता है और उससे कहता है, नंदिनी मेरी बिटिया, आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। न मैं दूसरी शादी करता और न ही माला जैसी अत्याचारी सौतेली माँ तुझे मिलती।
मैं तो तेरे लिए माँ लाना चाहता था, पर माला से शादी करके मैंने तुझे सौतेली माँ दे दी। मुझे जानकी ने तुम्हारी देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, पर मैं जानकी को दिया वचन नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दे बिटिया। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और आप रोइए मत, नहीं तो मेरा मन भी दुखेगा। गणेश उदास मन से वहाँ से चला जाता है। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद कंपटीशन की तारीख होती है। शो वाले दिन पूर्वी अपनी माँ के साथ तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाती है। नंदिनी उदास मन से रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, पिताजी बचपन में समझाया करते थे कि तुम आसमान में तारा बन गई हो। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ माँ। रोते रोते नंदिनी की आंखों के आगे चमकीली रोशनी आ जाती है और उस रोशनी में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो नंदिनी को पुकारती है। क्या हुआ मेरी बच्ची? घबरा मत, मैं तो तेरे पास ही हूँ। आ, मेरे गले से लग जा मेरी बच्ची। माँ, तुम क्यों चली गई? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। मैं क्या करूँ माँ? अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। माँ, मैं भी नई माँ को अपनी माँ मानती हूँ, फिर वो हमेशा मुझसे भेदभाव क्यों करती हैं? आज भी प्रतियोगिता के लिए वो पूर्वी को ही तैयार कर रही हैं। तू रो मत नंदिनी मेरी बच्ची, मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जिसे पहनते ही तू किसी परी की तरह सुंदर दिखने लगेगी। ये ले नंदिनी, ये जादुई चप्पल है। इसे पहनते ही तेरी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाएगी। पर याद रखना, अपना चेहरा छुपा कर रखना ताकि माला या पूर्वी तुम्हें पहचान न सके। पर एक बात का ध्यान रखना, रात 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि इस जादुई चप्पल का जादू रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। नंदिनी जैसे ही जादुई चप्पल पहनती है, वैसे ही बहुत ही सुंदर साड़ी पहने वो